नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, खनिज और शक्ति संसाधन में हम भारत में खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और शक्ति संसाधन हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं और इनके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या उपयोगिता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जो व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं उन पे ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। किसी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। दोस्तों, किरी है, एक बच्ची है, सुकांत एक बच्चा है। इससे मिलने के लिए धनबाद। दोस्तों, धनबाद कहाँ मिलता है? धनबाद है झारखंड में। ये जा रही थी बच्ची, झारखंड जा रही थी, धनबाद जा रही थी। उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किसे किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यजनक थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। ये सुकांत वापस कहता है, क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो दोस्तों, कोयले की खदान में ये ट्रक ऐसे भरे जाते हैं जेसीबी से सीधा उड़ेल रहे हैं। खनिज क्या है? किरी ने पूछा। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टानी प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो दोस्तों, खनिज की क्या खासियत होती है? खनिज होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, सबसे पहली बात तो, और उसका निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए। तो आपको खनिज की डेफिनेशन याद रखनी, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में समकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अधिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। तो दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में है और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में है। तो यहाँ आसानी से सुलभ नहीं होता है खनिज। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? ये सारे खनिज है, नमक और ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों, दोस्तों भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों जैसे विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा खनिजों की क्या पहचान होती है। रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर इनकी पहचान होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब ये बता रहा खनिजों के प्रकार।
तो खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं वो हम देखेंगे। खनिज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज होगा और दूसरा अधात्विक खनिज। जिस खनिज अयस्कों में धातु की मात्रा होती है, यानी जिसमें धातु पाया जाएगा, उसे तो कहेंगे धात्विक खनिज, और जिस खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होगी खनिज अयस्कों के अंदर, उसे अधात्विक खनिज कहेंगे। धात्विक खनिजों के उदाहरण है दोस्तों लोहा, तांबा, सोना, चांदी सारी धातुएं हैं। अधात्विक में अभ्रक हो गया, नमक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और दोस्तों धात्विक खनिज 2 प्रकार का होता है, लौह और अलोह। जिसमें लौह धातु की प्रधानता होती है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें लोहा नहीं होता है उसे अलोह कहते हैं। अब देखते हैं इसको। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों किस आधार पर है? ये है संरचना के आधार पर। आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हैं सेल खनिज, सेल की डेफिनेशन दोस्तों, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठनों वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। तो किसे कहते हैं सेल? सेल कहते हैं खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठनों वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह होता है। सेल है जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। और यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है पृथ्वी पर, जिनमें से लगभग 100 अयस्क वाले खनिज दोस्तों, जितने भी खनिज खोजे गए हैं उसमें से मात्र 100 खनिजों में अयस्क हैं, और बाकी जो 2700 खनिज इसके अलावा उनमें अयस्क नहीं है। अगले देखते हैं। यह धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु में कठोर पदार्थ है। धात्विक खनिजों में क्या होगी दोस्तों? धातु वही कच्चे रूप में होती है, जिसे कच्चा अयस्क होता है। धातु में कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। दोस्तों धातुओं में ऊष्मा भी जा सकती है और विद्युत भी गतिमान है धातुओं के अंदर। जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो धात्विक खनिजों के कौन कौन से उदाहरण हैं? लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं, और लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट, इनमें दोस्तों लोहा होता है। एक तो लोहा अयस्क खुद है ही, दूसरा मैंगनीज में भी लोहा होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसमें लोहा नहीं होता है। क्रोमाइट में लोहा होता है। और अलोह खनिज के अंदर जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया और जिप्सम। ये दोस्तों खनिज हैं। इन खनिजों के अंदर धातु नहीं पाई जाती है। अगला देखते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, परवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों खनिजों को किससे करेंगे? खनन से करेंगे। परवेदन और आखनन 3 प्रकार से खनिजों को निकाल सकते हैं। अब ये है चित्र। खनिजों का निष्कर्षण, खनन, परवेदन और आखनन, जिसमें दोस्तों खनन के 2 रूप हैं, विवर्त खनन और कूप की खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और खनिज भी कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें विवर्त खनन कहते हैं। तो दोस्तों
कम गहराई में खनिज होंगे उन्हें तो बोलेंगे विवर्त खनन। और गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, कुआं कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं कूप की खनन कहते हैं। अगला है पेट्रोलियम। और देखो दोस्तों चित्र दे रखा है, अपतट तेल का प्रवेदन खनिज और शक्ति संसाधन। अपतट तेल कौन सा है? जिसमें तेल है और पेट्रोलियम गैस है, या तो प्रवेदन होगा क्योंकि बहुत गहराई से खनन होता है, इस तरह पाइप लगा होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिन्हें प्रवेदन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उन्हें आखनन कहते हैं। जैसे हम पत्थर निकालते हैं, ग्रेनाइट निकालते हैं, इन्हें आखनन कहेंगे क्योंकि सतह के निकट होते हैं। क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। अब देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज दोस्तों 3 तरह की सेलें होती हैं, एक आग्नेय होती है, दूसरी अवसादी और तीसरी कायांतरित। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं और जिनसे विशाल पठारों का निर्माण हुआ। दोस्तों पठारों का निर्माण किससे हुआ है? पठारों का निर्माण हुआ है आग्नेय और कायांतरित सेलों से। में पाए जाते ही उत्तरी स्वीडन में लोएस के दोस्तों और ओंटारियो कनाडा में क्या मिलता है? तांबा मिलता है, और या निकेल के निक्षेप मिलते हैं। ओंटारियो जहाँ कनाडा में है। और दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम ये मिलते हैं दोस्तों। आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। जो दोस्तों मैदान और नवीन वलित पर्वत होते हैं वह कौन से सेल समूह होते हैं? अवसादी सेल समूह होते हैं, वहाँ चूना पत्थर मिलेगा आपको। और फ्रांस का जो क्षेत्र है दोस्तों, फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप मिलेगा। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ क्या मिलेगा। फ्रांस में तो मिलेगा या कॉकेसस क्षेत्र में चूना पत्थर निक्षेप मिलेगा, और जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप मिलेगा, और अल्जीरिया में फॉस्फेट संस्तर मिलेगा। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, खनिज ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, वो मिलेगा अवसादी सेलों में मिलेगा। अब दोस्तों ये चित्र है, विश्व है, लोहे, तांबे और बॉक्साइट का विवरण किस तरह वितरण है। एक लोहे का है, अगला तांबे का या बॉक्साइट का है। चित्र दे रखे हैं, आपको देखना है। ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऊपर वाला लोहा है, ये लोहे का चिन्ह है, ये तांबे का है, ये बॉक्साइट का है। तो दोस्तों ये तांबा देखो दक्षिणी अमेरिका के अंदर, ये चिली वाला क्षेत्र है, ये तांबे की खान है, ये भी तांबे की खान है, ये लोहा है, ये तांबा है, चिली में ज़्यादा तांबा है। और ऊपर वाला दोस्तों जो बता रहे हैं ये बॉक्साइट है, ये दक्षिणी अमेरिका में बॉक्साइट है, बोलिविया वाले क्षेत्र के अंदर। और इसके अलावा ये दोस्तों क्यूबा है, ये वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र, यहाँ भी बॉक्साइट है। इसके अलावा ये चित्र दे रखा है अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, ये तांबा है दोस्तों, देखो तांबे का क्षेत्र है।
जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ। ये बॉक्साइट है, लोहा, तांबा, लोहा, ये दोस्तों फिर तांबा लोहा, मतलब ये तांबा लोहा बॉक्साइट उत्तरी अमेरिका में काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। अगला देखते हैं, ये देखते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, जिसके अंदर देखो दक्षिणी अमेरिका में ये लोहा, ये बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका देश वाला क्षेत्र है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बॉक्साइट है, यहाँ लोहा होता है। उसके अलावा दोस्तों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, देखते हैं अब हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों ये लोहे की खाने हैं। ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है यहाँ और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट मिलता है। ये दोस्तों बॉक्साइट से क्या मिलेगा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है, वो ध्यान रखना है। ये दोस्तों बॉक्साइट होता है उससे मिलेगा हमें एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एक अयस्क होता है और उससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये बॉक्साइट, और देखो ये नीचे क्षेत्र है दोस्तों, इंडोनेशिया वगैरह बॉक्साइट मिलता है यहाँ। ये भारत वाला क्षेत्र है, भारत में क्या मिलता है देखते हैं। भारत में लोहा मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, यहाँ बॉक्साइट है। चीन वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ लोहा, चाइना के अंदर तो खनिज काफ़ी प्रचुर मात्रा में है यहाँ। अब ये देखते हैं फिर ये जो हमारा यूरोप वाला क्षेत्र, यहाँ लोहा है, बॉक्साइट है, लोहा है, फिर लोहा है। लगभग दोस्तों लोहा बॉक्साइट ये रूस के अंदर है, लोहा कुछ चाइना के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये लगभग संपूर्ण विश्व के अंदर लोहा, बॉक्साइट और जो तांबा है, तीन खनिज बताए, तीनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। दोस्तों जो टिन मिलता है वो एशिया में आधे से अधिक मिलेगा पूरे विश्व का। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देशों में है। तो दोस्तों इन देशों का नाम याद रखना है आपको, एक तो चीन है, दूसरा मलेशिया और इंडोनेशिया। यह टिन अच्छा खासा मिलेगा। चीन है सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। चीन में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, एक तो सीसा मिलता है, एक एंटीमनी मिलता है और टंगस्टन मिलता है। दोस्तों हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़े तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, जो डेगाना है नागौर के अंदर वहाँ मिलता है। और सीसा जो उदयपुर के पास में खाने हैं, जावर की खाने, वहाँ से सीसा मिलेगा। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं। दोस्तों कि आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी खनिज नहीं पाए जाते हैं, तो वह है स्विट्ज़रलैंड। अगला है दोस्तों यूरोप। यूरोप विश्व में लोह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है और रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तो दोस्तों लोहा अच्छा खासा मिलता है रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत और ग्रेट लेक पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित करें। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर खनिज 3 क्षेत्रों में मिलता है, वो भी देखेंगे हम। और पहला तो अपलेशियन क्षेत्र है, पहला कैनेडियन शील्ड है, दूसरा अपलेशियन क्षेत्र है और तीसरा है कार्डिलेरा
पर्वतवाला क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन सिल्ट प्रदेश, दोस्तों मान झील प्रदेश है, उसके उत्तर के अंदर कनाडा है जो कनाडियन सिल्ट प्रदेश है। फिर अपलेशियन प्रदेश है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। और अगला है दोस्तों पश्चिमी की पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कॉर्डिलेरा है। लोएस्क निकल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन कनाडियन सिल्ट प्रदेश में होता है। कनाडियन सिल्ट प्रदेश में क्या मिलेगा? लोएस्क मिलेगा, निकल, सोना, यूरेनियम, तांबा, ये सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ। तो दोस्तों विश्व में खनिज तेल और कोयला का वितरण अभी देखते हैं। ये ऊपर वाला कोयला है, नीचे खनिज तेल है। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ दोस्तों खनिज तेल कोयला। अफ्रीका में देखो इन क्षेत्रों में मिलता है खनिज तेल कोयला। और नीचे दोस्तों ये कोयला मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण के अंदर। अब देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ देखो कोयला मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह खनिज तेल मिलेगा। और ये सारा खनिज तेल मिलता है दोस्तों एशिया वाला क्षेत्र है, ये पूरा खनिज तेल मिलेगा यहाँ। ये सऊदी अरब, कतर, ये देश है दोस्तों, कुवैत, लीबिया, यहाँ तेल मिलता है। यूरोप वाले क्षेत्रों के अंदर खूब तेल मिलेगा। यहाँ कोयला मिलेगा जो तुम्हारा फ्रांस, जर्मनी, इन क्षेत्रों में लोएस्क मिलता है। इस प्रकार दोस्तों लगभग विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में ये लोएस्क मिलता है। और इसके अलावा जो खनिज तेल भी मिलता है। अगला देखते हैं कोयले का अपलेशियन प्रदेश में निक्षेप मिलेगा। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा में हमें तांबा मिलेगा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी की विशाल निक्षेप मिलेंगे। अगला है दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में, ये दोस्तों ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व में उच्च कोटि के लोएस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू में तांबा ज़्यादा मिलता है, अग्रणी है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील और बोलीविया, यहाँ टिन मिलता है अच्छा खासा। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। और खनिज तेल मिलेगा दोस्तों वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में खनिज तेल भी मिलता है। तो आपको याद रखना है ये देश है, वेनेजुएला हो गया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, यहाँ आपको खनिज तेल भी अच्छा खासा मिलेगा। अगला देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है और यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों कितनी कीमती चीज़ें ये हीरा, सोना, प्लेटिनम, लेकिन क्या है कि सही ढंग से इनका दोहन नहीं होता दोस्तों, इसलिए बहुत गरीब देश है ये अफ्रीका वाले। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। यहाँ सोना मिलेगा सबसे ज़्यादा दक्षिणी अफ्रीका में, जहाँ जोहान्सबर्ग की खाने हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे और जायरे में सोना मिलता है। तांबा, लोएस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट, ये खनिज दोस्तों तांबा, लोएस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और तेल कहाँ मिलेगा? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल मिलेगा, खनिज तेल। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, ये दोस्तों अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र है। यहाँ तेल मिलता है क्योंकि ये जो खाड़ी देश है इनसे टच है, बीच में भूमध्य सागर आता है मात्र। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? कौन सा हीरा है? हरा हीरा। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी है और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे प्राचीन शैलें कहाँ की है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, 430 करोड़ वर्ष पूर्व की है।
और पृथ्वी का निर्माण हुआ 460 करोड़ वर्ष पहले। तो अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। यह सोना, हीरा, लौह, टिन और निकेल का भी अग्रणी उत्पादक है। ये भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। दोस्तों ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2 क्षेत्र हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। यह सोना बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। अब अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप। विभिन्न खनिज निक्षेपों, पूर्वानुमान से कुछ संबोधित विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट, ये दोस्तों 2 क्षेत्र हैं। पहला तो है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, यहाँ तो मिलेगा कोयला, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। और अगला है पूर्वी अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में प्रिंस चार्ल्स पर्वत। 2 ही पर्वत हैं, पहला ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत और दूसरा प्रिंस चार्ल्स पर्वत। और प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट मिलेगा लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप मिलेंगे और यहाँ कोयला है। लौह, सोना और चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। किन्हीं 5 खनिज की उपयोग की सूची बनाइए। अगला है दोस्तों खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। दोस्तों जो रत्न और आभूषण होते हैं, हीरा, जितने भी रत्न हैं, इसमें कठोर खनिज होते हैं और इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु के निर्माण में किया जाता है। और कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन है दोस्तों, जो क्वार्ट्ज खनिज होता है उससे मिलेगा। जो सिलिकॉन है दोस्तों, जो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। जो वो सिलिकॉन है दोस्तों क्वार्टर से मिलता है। और एल्यूमिनियम वो मिलेगा बॉक्साइट से, और उसके अयस्क मिलते हैं बॉक्साइट से मिलते हैं। और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। ऑटोमोबाइल किसे कहते हैं? वाहन उद्योग। इसमें हवाई जहाज बनाने में ये बोतल होता है इनका, बोतलबंद उद्योग में भवन निर्माण, जो खिड़कियां बनती है, दरवाजे बनते हैं भवनों के, वो बनते हैं स्टील से, बॉक्साइट से। और रसोई के बर्तन तक बनते हैं। दोस्तों खनिज का पुनर्चक्रण देखते हैं। खनिज पुनर्चक्रण कम प्रयोग। तो दोस्तों खनिज का कम प्रयोग करें तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आ सकता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है और खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। दोस्तों जब खनिज बनते हैं तो हजारों सालों बाद बनते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों धातु के पुनर्चक्रण से मतलब ये है, जैसे कोई धातु है, मान लो वेस्टेज हो गए, मान लो हमने पुराने दरवाजे बने, वेस्टेज हो गए, कबाड़ में पड़ा, कबाड़ वाली कार होगी पुरानी, तो उस खनिज का हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। कारखाने में ले जाकर उनसे वापस लोहा बनाकर गला के फिर नई चीज़ बना सकते हैं। इसे ही पुनर्चक्रण कहते हैं। अगला है शक्ति संसाधन। अब इसके बारे में देखते हैं शक्ति संसाधन क्या है। ये विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड है। कितने बड़े बड़े तार है देखो। शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। ये गर्म पानी करने का गीजर होता है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी में इस्त्री करती है और उसके बाद उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव और नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय शनि बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली
की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर को पैदा करती है। तो दोस्तों हमें बिजली कम से कम खर्च करनी चाहिए। जैसे शनि ने किया वैसा नहीं करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। अगला देखते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों शक्ति का कितने जगह उपयोग है आप देख रहे हैं। कई क्षेत्र है दोस्तों, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, प्रतिरक्षा हो गया। ऊर्जा संसाधनों की विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा संसाधन के दो रूप होते हैं, पहला परंपरागत है और दूसरा है गैर परंपरागत। जिन खनिजों का उपयोग हम पुराने समय से करे आ रहे हैं उन्हें परंपरागत खनिज कहते हैं, और जो नए खनिज हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारे गैर परंपरागत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन से? एक तो ईंधन है, ईंधन में क्या आएगा, जो हमारे ये कोयला वगैरह होते हैं, और जीवाश्मी ईंधन भी आएगा दूसरा। पहला है ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है और हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। दोस्तों इसमें विभाजन दे रखा है। ये खनिज तेल, इसका लाभ और हानि क्या है। खनिज तेल को आसानी से परिवहन कर सकते हैं, टैंकर के द्वारा ले जा सकते हैं, और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है खनिज। और दोस्तों हानि क्या क्या है खनिज तेल से? और तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का आवश्यक होता है। जैसे यदि तेल रिस जाए और गैस रिस जाए तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वहाँ, तो काफ़ी हानिकारक होता है। और निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा भी करता है दोस्तों जहाँ से ये प्रदूषण होता है इनसे। और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, ये इसकी हानियाँ हैं। और अगला है लाभ दोस्तों, प्राकृतिक गैस का आसानी से परिवहित कर सकती है पाइपलाइन के द्वारा। आप जानते हैं गैस को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है और तेल से भी सस्ता है। अब अगला है दोस्तों ईंधन के क्या लाभ और क्या हानि है। सुप्राप्य है, तो सब जगह मिल जाता है ईंधन, और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग लगता है और प्रदूषण फैलाने वाला है, और हरित गृह प्रभाव ने। ईंधन दोस्तों किसे कहते हैं? ईंधन तो जो ईंधन की लकड़ी होती है, हम काटते हैं पेड़ पौधे, उनसे आग जलाते हैं, वही तो ईंधन है। संग्रहण में अधिक समय उपयोग लगता है, प्रदूषण फैलाने वाला है, हरित गृह प्रभाव वृद्धि करता है। तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव से क्या मतलब है? जो हमारी पृथ्वी को गर्म करता है। और निर्वनीकरण, वन कट जाएंगे, वन काटेंगे तभी तो ईंधन बनेगा। अगला है कोयला। कोयले के क्या लाभ है और क्या हानि है? तो कोयला दोस्तों विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि है प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए भारी उद्योग है ये। अगला दोस्तों जल विद्युत के क्या लाभ और क्या हानि है। जल विद्युत है प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता होता है। हानि है स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। दोस्तों जहाँ भी बांध बनेंगे जल विद्युत के लिए तो स्थानीय समुदाय को वहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि कई किलोमीटर में बड़े बड़े बांध बनते हैं, तो उसके बाद जल विद्युत पैदा होती है। और निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, यदि मान लो बांध टूट जाए, फूट जाए, तो इसके आसपास नीचे वाले क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे, और स्थापित करने में खर्चीला है, बहुत महंगे बनते हैं दोस्तों ये बांध वगैरह बनते हैं। ऊर्जा के परंपरा का स्रोत देखेंगे। अब उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाने वाली महिला, ये दोस्तों ईंधन ले जा रही है महिला। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर इसी तरह ईंधन ले जाते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है ये।
पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन होता रहा। अब किससे कहेंगे जीवाश्म ईंधन? जो ये है ईंधन, लकड़ी ले जा रही महिला, ये तो है ईंधन। और जीवाश्म ईंधन जो ये सारी चीज़ें हैं, ये धरती के अंदर जम गई थी ये लाखों साल पहले, तो इनसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बना। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है और इन खनिजों के भंडार सीमित हैं और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस तरह से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्रता से समाप्त होने वाले हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कोयलों। जब कोयले के बारे में पढ़ेंगे, ये भी जीवाश्म ईंधन है। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य दोस्तों, इस तरह तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं। कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसका दोस्तों इसके नाम से पता चला जीवधन अश्म, जीव है। अश्म किसे बोलते हैं? अश्म पत्थर को बोलेंगे, यानी जो जीव जंतु थे पुराने टाइम में वो ज़मीन में दबे अश्म बन गया। अश्म पत्थर को कहते हैं, जीवाश्म बना है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयलों से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों जो कोयले से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी उसे कहेंगे तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बने हैं। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अंतरित धूप क्यों कहेंगे? क्योंकि ज़मीन में दब गए थे लाखों साल पहले जो विशाल फर्न और दलदल हैं। अगला दोस्तों विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। तो दोस्तों इन देशों के नाम याद रखना है। पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है, जर्मनी, रूस और दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस। इन देशों में कोयला अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों में ईरानीगंज दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर, जरिया है धनबाद, बोकारो ये झारखंड में है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कोयला ज़्यादा मिलता है। अगला है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द है दोस्तों, पेट्रा और ओलियम, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पेट्रा का अर्थ होगा सेल और ओलियम का अर्थ है तेल। जो सेल का तेल होता है उसे कहते हैं पेट्रोलियम, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है सेल का तेल। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे अपनी कार चलती है और तेल जो अपनी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े और काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं और पेट्रोलियम सेलों की परतों के माध्यम से पाया जाता है। और पेट्रोलियम का वेधन होता है दोस्तों, जहाँ से निकाला जाता है, वेधन का मतलब यह है वो अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तो कहाँ मिलेगा? तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है। अपतटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई हाई का तट है वहाँ से तेल ज़्यादा मिलेगा। ये जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है इन क्षेत्रों से तेल ज़्यादा मिलता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जो रिफाइनरी होती है वहाँ बेचते हैं और वहाँ से परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद बढ़ते हैं। फिर दोस्तों वहाँ से क्या करेंगे? विभिन्न तरह के उत्पाद बनेंगे। इन उत्पादों में क्या है? पेट्रोलियम, रिफाइनरी में डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है जिसे घासलेट बोलते हैं गाँव में के अंदर, मोम बनेगा, वैक्स, प्लास्टिक बनेगा और स्नेक। ये सारी चीज़ें दोस्तों पेट्रोलियम से बनती हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। जो पदार्थ पेट्रोलियम और उससे सहायक उत्पादक हैं उनसे बनते हैं उनसे काला सोना कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। तो दोस्तों ये खाड़ी देश है पश्चिमी एशिया के, पश्चिम मध्य एशिया के, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर, यहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलेगा। और अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया
ये दूसरे उत्पादक देश हैं। और भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र है असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के अंदर आपको तेल मिलेगा। अगला दोस्तों प्राकृतिक गैस। अगला देखते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी कहते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म है कन्फ्रेंस्ड नेचुरल गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं। एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो दोस्तों तेल धरातल पर आएगा तब वो निकलती है और इसका प्रयोग होता है घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो आपको ध्यान रखने कौन कौन से देश हैं। ये है रूस है, नॉर्वे है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस संसाधन मिले हैं और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। कम देशों में मिलते हैं, भारत में तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में मिलेगा। अगला देखते हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तेज वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है और इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है और जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इनका उपयोग कम होना चाहिए। और इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है जो कि जीवाश्म ईंधनों से बेहतरीन विकल्प है। अब देखते हैं दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, वो देखते हैं। पहला है जल विद्युत। ये दोस्तों भारत के अंदर है सलल जल विद्युत परियोजना, J&K के अंदर है। जो सलल या सलाल कह दो आप, सलाल भी कहते हैं इसको, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जल विद्युत में देखते हैं बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। दोस्तों ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से बनेगा और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। तो दोस्तों जल विद्युत कौन कौन से देशों से मिलती है? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन, यहाँ ज़्यादा मिलता है जल विद्युत। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। भाखड़ा नांगल ये पंजाब के अंदर है, हिमाचल पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर। गांधी सागर गुजरात के अंदर है। नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना, यहाँ जल विद्युत हैं अपने। अगला देखते हैं दोस्तों जल विद्युत देखते हैं। ये दोस्तों जल भंडार है, बांध बने हुए, फिर यहाँ जनरेटर के द्वारा जल ये जो टरबाइन है इनके ऊपर गिरेगा और यहाँ से दोस्तों विद्युत उत्पन्न होगी। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था? तो सबसे ज़्यादा जल विद्युत कहाँ उत्पन्न होगी? नॉर्वे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जल विद्युत मिलेगी। अब अगले गैर परंपरागत स्रोत के बारे में देखते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के अंदर सौर चालित और पवन चालित बस अड्डा है। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। और इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है और इनके उपयोग की
आवश्यकता है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। जो दोस्तों सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो बड़े बड़े सौर ऊर्जा के कांच लगे होते हैं उनसे सौर ऊर्जा मिलती है हमें। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है और सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है और इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। और धूप की प्रचुरता वाले उष्ण उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए और यातायात संकेतों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। ये दोस्तों सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल लगा हुआ है। एक मिनट अब चालू रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं इनके लाभ और हानि दी हुई है। पवन ऊर्जा दोस्तों लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन कर सकते हैं आप कम लागत में, सुरक्षित और साफ है। और इसकी हानि है ध्वनि प्रदूषण करते हैं। जो इसके बड़े बड़े पंखे चलते हैं, फैन चलते हैं, वो ध्वनि करते हैं, जोर जोर आवाज़ करते हैं। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है और रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होता है। दोस्तों जहाँ ये पवन ऊर्जा के फैन लगे होते हैं वहाँ रेडियो और दूरदर्शन के टावर नहीं पकड़ते हैं और पक्षियों के लिए हानिकारक है, जो एक्सटेंड हो जाते हैं। सौर ऊर्जा से क्या लाभ है? असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है। और हानि क्या है दोस्तों? खर्चीला है सौर ऊर्जा और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा का लाभ क्या है? और प्रदूषण मुक्त है और असमाप्य है। वन्य जीव आवास का नष्ट होना, इससे हानि है ज्वारीय ऊर्जा से, क्योंकि दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पैदा होगी? जो तटवर्ती क्षेत्रों में वहाँ होंगी और दोहन में कठिन। अगला है परमाणु ऊर्जा से क्या लाभ है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित करती है परमाणु ऊर्जा। और हानि है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना। रेडियो एक्टिव जो रिसाव होता है दोस्तों परमाणु ऊर्जा से होता है। जापान के अंदर एक फुकुशिमा है, फुकुशिमा, वहाँ ये परमाणु रिएक्टर रिसाव हुआ था। खर्चीला भी है दोस्तों। और एक बार हुई थी जो दोस्तों रूस के अंदर ये चेरनोबिल है, चेरनोबिल, वहाँ भी परमाणु का रिसाव हुआ था परमाणु ऊर्जा का, परमाणु गैस का। बायोगैस से क्या लाभ है? कम लागत की है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग होता है और बायोगैस का उत्पादन करती है। और हानि है दोस्तों हरित गृह प्रभाव होता है बायोगैस से। भूतापीय ऊर्जा का क्या लाभ है? स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध है। हानि है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वैन खर्चीला। और तो भूतापीय ऊर्जा दोस्तों गाँव में ही उत्पन्न कर सकते हैं, शहरों में होगी नहीं है। अगला है दोस्तों पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है और पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से हो रहा है। और वर्तमान समय में पवन चक्कियों में तेज गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं और जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, ये दोस्तों पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में लगेंगे क्योंकि हवा ज़्यादा चलती है, और पवन घाटियों में यहाँ भी हवा तेज चलती है जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं वहाँ स्थित हैं। और पवन फार्म कहाँ है? नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन। ये दोस्तों सारे तटवर्ती क्षेत्र हैं। नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके, यूएसए, स्पेन, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। सौर कुकर कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें एक कप चावल के साथ
2 कप जल मिलाएं और इसको एक ढक्कन से बंद कर दें और इसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें। अगला देखते हैं। और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर जा सकती है और नहीं बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से गिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और वहाँ बाहर नहीं निकल पाती है और तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, जो कांच होते हैं, कांच के नीचे आप हाथ रख के देख लो धूप के अंदर, तो आपका हाथ जलने लगेगा। बस इसी टाइप का प्रयोग है। अब नेक्स्ट देखते हैं परमाणु ऊर्जा। ये दोस्तों आणविक ऊर्जा के अंदर कल्पक्कम का है, तमिलनाडु के अंदर है। तो इस तरह दोस्तों ये आणविक ऊर्जा के अंदर होते हैं। और भारत के अंदर 5 आणविक ऊर्जा के केंद्र हैं, वो आगे देखेंगे हम। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा दोस्तों किससे मिलती है? एक तो यूरेनियम से मिलेगी और दूसरी थोरियम से। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़े उत्पादक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। सबसे ज़्यादा यही मिलेगा दोस्तों, ये परमाणु संपन्न देश हैं, अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। यहाँ दोस्तों यूरेनियम अच्छी खासी मात्रा में है, राजस्थान और झारखंड में। अगला देखते हैं थोरियम। दोस्तों थोरियम में विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। थोरियम कहाँ मिलता है? जो केरल में मोनाजाइट बालू है वहाँ से थोरियम मिलता है। और यूरेनियम जो राजस्थान के अंदर और झारखंड में मिलेगा। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर जो सबसे पहला संयंत्र यहीं स्थापित हुआ दोस्तों। राजस्थान में राउतबाटा कोटा के निकट राणा प्रताप सागर बांध, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा के अंदर दोस्तों परमाणु ऊर्जा के 5 संयंत्र है देश के अंदर। अगला है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है और ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के ये दोस्तों परमाणु ऊर्जा है। ये नाभिकीय रिएक्टर है, गर्म जल है, विखंडन द्वारा ऊष्मा। ये दोस्तों जो थोरियम और यूरेनियम उसके विखंडन द्वारा ऊष्मा पैदा होती है गर्म जल के माध्यम से। तो भाप बढ़ती है, टरबाइन चलेंगे, जनरेटर चलेंगे और विद्युत उत्पादन हो जाएगा। दोस्तों भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है अमेरिका के अंदर। और इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में के अंदर भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी के अंदर है। तो दोस्तों आपको ये नाम याद रखने हैं, मणिकर्ण और पूगा घाटी, जहाँ से भूतापीय ऊर्जा मिलती है। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा, ये मणिकर्ण का है, हिमाचल का। और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन बनाना, ऐसे भोजन पकाते हैं दोस्तों। अब इसका प्रयोग देखते हैं। ये भूतापीय ऊर्जा दोस्तों ज़मीन के अंदर जो प्राकृतिक दरार बनी हुई है, यहाँ कुआं खोद दिया, भाप आएगी। और एक कुआं खोद दिया, जल के लिए खोद दिया, जल मिल जाएगा। इसे टरबाइन चलेगा भाप से, फिर जनरेटर में ऊर्जा आएगी और भूतापीय ऊर्जा बन जाएगी। तो इस तरह होती है दोस्तों ये। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है?
तो दोस्तों विश्व का जो पहला ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र है वो कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। तो फ्रांस के अंदर दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र है। ज्वारीय ऊर्जा हमेशा तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ज्वार भाटा तो तटवर्ती क्षेत्रों में ही आएगा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों को ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। दोस्तों ऊंचे ज्वार होते हैं उनसे टरबाइन घुमाते हैं। और रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? एक तो रूस है, फ्रांस, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी मिलती है, और भारत की कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा पैदा होती है। अगला देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों निम्न ज्वार भाटा का उपयोग क्या होता है? विद्युत उत्पन्न करने में होता है। और ऊंचे ज्वार भाटा होता है उनका उपयोग होता है टरबाइन चलाने में। तो आपको याद रखना है कौन से ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है? निम्न ज्वार भाटा का। तो दोस्तों उच्च ज्वार आएगा तो टरबाइन चलेंगे, जनरेटर और टरबाइन चलेंगे। और निम्न ज्वार भाटा आएगा तो दोस्तों निम्न ज्वार भाटा से विद्युत उत्पन्न होगी है। उच्च ज्वार टरबाइन चलेंगे ये भी। इस तरह इसका प्रयोग होता है ज्वारीय ऊर्जा का। अब अगला है दोस्तों बायोगैस। बायोगैस जिनसे गांव के अंदर भोजन बनाते हैं, बायोगैस में जो मृत कंकाल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे बायोगैस बनती है। बायोगैस ये कर्दम है, यानी कचरा है। फिर कचरा यहाँ से गैस टैंक में हवा आएगी, खाद, मृदा इनका निकास होगा, इससे उर्वरक बनेगा। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों कौन याद रखो एक बार? मृत पौधे हैं, जंतु के अवशेष हैं, पशु का गोबर है, रसोई का अपशिष्ट है, इन सबसे गैसीय ईंधन बनाया जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया दोस्तों, इनके द्वारा क्या होता है? बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं बैक्टीरिया, जो अनिवार्य रूप से क्या बनाएंगे? ये बैक्टीरिया मीथेन और CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन हो रहा है। अगला देखते हैं। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा के बचत की ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा है तो भविष्य को सुनहरा बनाएं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खनिज और शक्ति संसाधन पूरा होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। दोस्तों चालू रखना। पहला है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो दोस्तों हमारे प्रतिदिन कौन कौन से काम आते हैं खनिज? तो पहला था दोस्तों ये नमक काम आता है हमारे, तो नमक खाते हैं। दूसरा लोहा होता है दोस्तों, सारी चीज़ें लोहे की होती है, ये आएगा। और तीसरा हमारे क्या काम आएगा? जो हम पेंसिल के अंदर दोस्तों, पेंसिल किससे बनती है? ग्रेफाइट से बनती है, तो ये ग्रेफाइट काम आएगा। नमक, लोहा, ग्रेफाइट। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों अयस्क किसे कहते हैं? जो सैलें होती है दोस्तों, जिन चट्टानों से, जिन सैलों से जो कच्चा खनिज निकाला जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। और धात्विक खनिजों का अयस्क कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों धात्विक खनिजों का अयस्क मुख्य रूप से जो आग्नेय और कायांतरित सैलों से मिलेंगे। अब अगला है प्राकृतिक गैस से संपन्न 2 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस से संपन्न 2 प्रदेश आपको, जो पहला तो राजस्थान का जैसलमेर है, राजस्थान मान लो।
और अगला है मुंबई अपतटीय क्षेत्र। यहाँ प्राकृतिक गैस अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी, त्रिपुरा में मिलेगी। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेगी। निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा होगी, तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा और शुष्क प्रदेशों में सौर ऊर्जा। 5 तरीके दीजिए जिनसे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। दोस्तों, घर पर ऊर्जा बचाने के लिए हम क्या करेंगे? जो वेस्टेज के अंदर जो लाइट ख़राब होती है हमारी, यानी हम जब यूज नहीं करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो पंखा बंद कर दें, कूलर बंद कर दें, लाइट बंद कर दें। कई सारे प्रकार हैं जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है? खनिज दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, सही है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। असमाप्य होते हैं दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि खनिज समाप्त होते हैं और इनका वितरण असमान होता है, ये भी सही है। तो आपको ये करना है असमाप्य। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? दोस्तों चिली है। यहाँ तांबा सबसे अधिक मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी? एलपीजी, जो हम एलपीजी यूज करते हैं रसोई घर के अंदर, किससे संरक्षित नहीं होगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, इससे भी होगी। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से भी एलपीजी बचेगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पहले सब्जी को काट लेना, इससे भी गैस बचेगी। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाने से एलपीजी नहीं बचेगी, ज़्यादा ही ख़राब होगी दोस्तों। अब कारण बताने हैं आपको। बड़े बांधों के निर्माण से पहले पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब बड़े बांध बनाएंगे हम, तो जब बड़े बांध बनाते हैं तो हमें बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ जो लोग रहते हैं उनको विस्थापित करना पड़ता है। उनके घर की समस्या होती है, ज़मीन की समस्या होती है, सारी व्यवस्था करनी होती है। और दोस्तों जब बांध होते हैं वहाँ भूकंप आने का खतरा भी ज़्यादा होता है और वन भी कटेंगे। यहाँ जो निचले क्षेत्र हैं यहाँ के बांध के आसपास, जब कभी बांध फूट जाए तो बाढ़ आने का खतरा भी रहता है। अगला है दोस्तों, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास क्यों केंद्रित होते हैं? तो अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होने का मुख्य कारण ये है कि कोयला एक भारी खनिज है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कठिनाई होती है। मेन वजह ये है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना कहने का मुख्य कारण ये है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और कीमती होने की वजह से इन्हें काला सोना कहते हैं। तो काला कलर होता है पेट्रोलियम पदार्थ का, जैसे डामर हो गया, ब्लैक तो होते हैं। आग खनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों आग खनन किसे कहते हैं? जो खनिज हमारे धरातल पर मिलते हैं उनको खदानों के माध्यम से खोदा जाता है, उन्हें आग खनन कहते हैं। जैसे तुम्हारा ग्रेनाइट हो गया, पत्थर की खुदाई हो गई, संगमरमर हो गया। तो इनसे दोस्तों ये काफ़ी नुकसानदायी है ये, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे कटेंगे, भूकंप आने का खतरा रहेगा, इत्यादि कारण है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर स्पष्ट करना है हमारे को। जो दोस्तों पुराने समय से जो खनिज ईंधन चले आ रहे हैं उन्हें परंपरागत कहते हैं। जैसे हमारे जीवाश्म ईंधन हो गए, पेट्रोलियम, कोयला, ये सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और गैर परंपरागत के अंदर जो हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है? दोस्तों जो बायोगैस होती है, जो मृत जंतुओं के शरीर, जानवरों के गोबर, अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है। और प्राकृतिक गैस
जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनके साथ बहुत गहराई से प्राप्त होती हैं और ये असमापी हैं। बायोगैस असमापी और पेट्रोलियम गैस समापी है। लौह और अलोह खनिज के अंदर अंतर बताइए। जिन धात्विक खनिजों के अंदर लोहे की मात्रा होती है वो लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह इसको हो गया, क्रोमियम हो गया, ये निकिल हो गया, ये लौह इसके। और जिन खनिजों के अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती जैसे तांबा, सोना, चांदी, टिन, ये अलोह खनिज है। अब धात्विक और अधात्विक खनिज के अंदर जिन खनिजों में धातु पाई जाती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिसमें लौह और अलोह दोनों आ जाएंगे। और अधात्विक खनिज के अंदर जिसमें धातु नहीं पाई जाती जैसे अभ्रक हो गया, इतना नमक हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये अधात्विक खनिज हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।